हेलो दोस्तों, मैं श्याम प्रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्याम में। आज मैं लेके आया हूं वीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ का पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 6 पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो सांख्यिकी का चैप्टर है और उसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि बहुलक, माध्यिका या समांतर माध्य। हमारे बीटीसी के जो सिलेबस है उसमें मोस्टली दो ही टॉपिक हैं इसमें, जैसे कि बहुलक और माध्यिका। लेकिन हम बहुलक माध्यिका के साथ समांतर माध्य में भी चर्चा करेंगे। छोटा टॉपिक है क्योंकि बुक्स में वो टॉपिक दिया गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, अपन तीनों टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत अच्छे समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक पूरा वीडियो देखिए। देखो, पूरा वीडियो देखने से क्या होता है कि अगर हम स्किप करके देखेंगे तो कई सारे ऐसे पॉइंट, ऐसे फैक्ट हैं जो हम स्किप कर देंगे। और ऐसे स्किप करने से कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी, वो हमें समझ में नहीं आएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम पूरा वीडियो देखें। चलिए, तो जो चैप्टर नंबर 6 है वो हमने बता दिया है कि सांख्यिकी पर आधारित है और सांख्यिकी में जो मोस्टली पॉइंट हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जैसे कि जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे वो माध्यिका हो, चाहे वो बहुलक हो, ये जो टॉपिक हैं एक्चुअल में ये हैं क्या, ये पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उसकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन जिसे कहते हैं, माध्यिका जिसे मीडियन कहते हैं, और बहुलक जिसे मोड कहते हैं। यानी कि जो समांतर माध्य, माध्यिका और जो बहुलक है, ये हमारे तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब क्या होता है कि एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उसकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। मतलब कोई आंकड़ा दिया रहेगा आपको, कोई आंकड़े, उस आंकड़े में एक ऐसी वैल्यू आपको दी जाए, मतलब एक ऐसी वैल्यू, मतलब माध्यिका हो सकती है, बहुलक हो सकती है, समांतर माध्य हो सकती है। इन तीनों में से जो इनकी वैल्यू होंगी वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो दिए गए आंकड़ों के आसपास इर्द गिर्द घूम रही होगी। जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं तो जो आंकड़े दिए रहते हैं उनमें एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है, मतलब बीच की वैल्यू होती है जिसके आसपास क्या होते हैं, आंकड़े रहते हैं, ना कम और ना ज़्यादा, ना उस वैल्यू को, यानी कि समांतर माध्य हो या बहुलक या माध्यिका हो, तो एक ऐसी वैल्यू ना उसको हम हाईएस्ट कह सकते हैं ना उसको लोएस्ट कह सकते हैं। मतलब बीच में, बीच की वैल्यू या बीच के आसपास की वैल्यू हमारी क्या होती है, उसे कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 प्रकार की होती हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर ये नाम, यानी कि ये शब्द हमारी मेमोरी में, यानी आपके दिमाग में अगर फिट हो रहे हों तो फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता एक्चुअल में है क्या ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हमने कई बार सुना कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का टॉपिक है। एक्चुअल में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब है कि आंकड़ों के आसपास पाए जाने की उसकी प्रवृत्ति, यानी कि जो वैल्यू होगी, चाहे वो समांतर माध्य की हो, चाहे वो माध्यिका की, चाहे जो बहुलक की हो, जो वैल्यू होगी वो दिए गए आंकड़ों के ठीक बीच में, ठीक बीच का है या बीच के आसपास की वैल्यू का है, वहीं वो प्रवृत्ति, उसकी वही प्रवृत्ति, वो वैल्यू होगी। वो वैल्यू है हमारी क्या, इन तीनों में से कोई भी है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 प्रकार की होती हैं, 3 तरह से होती हैं, वो ये हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किस पर, समांतर माध्य पर। हम समांतर माध्य बात करेंगे तो समांतर माध्य के बारे में परिभाषा क्या है इसकी, या इसके बारे में हम थ्योरी क्या कह सकते हैं कि सांख्यिकी में समांतर माध्य आंकड़ों की एक केंद्रीय प्रवृत्ति की एक गणितीय माप है। इसे प्रायः औसत, एवरेज या माध्य मीन ही कहते हैं। इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो समांतर माध्य होता है उसे वास्तव में, या हम एक तौर पर एवरेज भी कह सकते हैं या माध्य भी कह सकते हैं। बताइए, इतनी बात क्लियर है?
क्या हम समांतर माध्य को औसत कह सकते हैं? इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये अलग चीज़ हो, एक्चुअल में वो एवरेज ही होता है। लेकिन अगर हम उसे सांख्यिकी की दृष्टि से देखें तो जो समांतर माध्य ये जो शब्द आया है, ठीक है, तो इस शब्द को ही यूज करेंगे और उसका मान निकालेंगे उसी के नाम के साथ। हालांकि जो एवरेज होगा वो भी उसी सेम वैल्यू आएगी। अगर उसका हम एवरेज निकाल दें, जो आंकड़े दिए रहेंगे, तो वही आंसर आएगा जो हम इसका निकाल लेंगे। तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर सिग्मा x अपॉन n। m बराबर सिग्मा x अपॉन n, जहाँ पर n क्या है? n क्या है? दिए गए आंकड़ों की संख्या। सवाल में हमें आंकड़े दिए जाएंगे, उन आंकड़ों में वो आंकड़े कितने हैं, जैसे 10 आंकड़े दिए गए, 12 आंकड़े दिए गए, 13 आंकड़े दिए गए, 5 दिए गए, 4 दिए गए, जितने भी दिए गए वो आंकड़ों का गिनती करेंगे उनकी। तो जो गिनती में आएंगे, जो नंबर होगा उनका, वो है n। ठीक, फिर सिग्मा x क्या है? सिग्मा x क्या है? दिए गए आंकड़ों का कुल योग, यानी कि जो भी आपको 4, 6 या 8 आंकड़े दिए गए होंगे उन आंकड़ों का टोटल निकाल लेंगे, हर एक आंकड़े को आपस में जोड़ेंगे, जो लास्ट में कुल योग निकलेगा वो है सिग्मा x। तो जब हमें सिग्मा x पता चल जाएगा, हमें कितने आंकड़े हैं ये पता चल जाएगा, तो उसका हम m यानी कि समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए, इतना अगर आपको समझने में कोई भी समस्या हुई हो तो मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है कि हम इस समांतर माध्य टॉपिक पे आए हैं, तो कैसे आए हैं और क्यों इसको पढ़ रहे हैं, या इसका तथ्य क्या है, एक्चुअल में समांतर माध्य है क्या। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम समांतर माध्य के बाद माध्यिका बहुलक पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि हमें चीज़ क्लियर कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो जुड़े रहिए आगे हमारे साथ। अगला देखिए, उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। निम्नलिखित संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 उदाहरण लिए हैं आप। इसमें बहुत अच्छी समझने वाली बात यह है कि एक उदाहरण में जो आंकड़े दिए हैं वो हमने कॉमा करके दे दिए हैं, कि दूसरा उदाहरण लिया है उसमें हमने एक सारणी बना के दे दी है। इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग इसी में कन्फ्यूजन होते हैं, और ये तो समांतर माध्य है, आगे चल के जब हम माध्यिका पढ़ेंगे या बहुलक पढ़ेंगे उसमें भी यही समस्या आने वाली है। उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल इस तरह से दिए होंगे। ये क्या होता है, इसको पहले हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चन देखकर अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन देख के अजीब फीलिंग आती है। सॉल्व करने से पहले हमारे मन में पता नहीं क्या बनता है, और एक्चुअल में क्या होता है बहुत जी, हम इसे कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं, इसका अंतर नहीं समझ पाते हैं, ये है क्या ये नहीं समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन करने जब बैठते हैं तो इसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं। तो क्यों ना हम पहले इसको क्लियर कर लें कि इस तरह क्वेश्चन, ये किस टाइप का क्वेश्चन है या ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि चाहे समांतर माध्य निकालना हो, चाहे माध्यिका निकालनी हो, और चाहे बहुलक निकालना हो, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमें 2 तरह से दिए होते हैं। ठीक है, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमें 2 तरह से दिए रहेंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक रहेगा आंकड़ा वर्गीकृत, ठीक है, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा अवर्गीकृत। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालिए। निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालिए। वो ये कह भी सकता है, दोनों के नाम खोल सकता है और नहीं भी खोल सकता है, जैसे मैंने इन दोनों में किसी में नहीं कहा कि वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है। तो वर्गीकृत या अवर्गीकृत आप देखकर पहचान जाओ। कैसे? क्योंकि वर्गीकृत, देखो वर्गीकृत का मतलब है कि जिसको वर्ग के रूप में आपको क्वेश्चन जो है वर्ग के रूप में दिया हो। जैसे कि ये एक श्रेणी बना दी है, इन्होंने कहा है कि जो प्राप्तांक है वो 11 है। कितने विद्यार्थियों का? 3 एक वर्ग बना दिया, मतलब 3 विद्यार्थियों को 11 अंक मिले हैं। एक श्रेणी बना दी इस टाइप का। इस टाइप की अगर आपको किसी भी बहुलक हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे समांतर माध्य हो, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है सारणी के अंतर्गत, तो आप समझ जाना वो किस तरह का है, वो वर्गीकृत है। अब अवर्गीकृत, हिंदी में आ का मतलब नहीं होता है, मतलब जो
वर्ग के रूप में, जो सारणी के रूप में ना हो, वो होता है अवर्गीकृत। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10, 20, 18, 12, 14, 16, 50। बताओ, कोई सारणी, कोई वर्गीकृत, कोई वर्ग वगैरह बनाया यहाँ पे, यहाँ कोई सारणी सीरीज कुछ बनाई नहीं बनाई है? तो ये कुछ नहीं है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना उसमें, और इसमें हमें निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। बताइए, अब ये बात क्लियर है? इसको निकालना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा, हालांकि सरल ये भी है, चीज़ें वही हैं। मैं दोनों को उसी से, जो सरल चीज़ से मैं इसको रिलेट कराऊंगा, संबंध बताऊंगा और आपको उसी में जोड़ के इसका आंसर बताऊंगा। देखो, भले थोड़ा टाइम लग जाए समझने में, लेकिन एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि सब्र है ना, धैर्य जिसे कहते हैं धैर्य, अगर हम धैर्य बनाए रखेंगे तो हाँ, ये बात पक्का है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी और ऐसे समझ में आएंगी कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। ये मेरा वादा है। तो थोड़ा खिंच सकता है वीडियो, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म मानिए, अगर हम स्लो आराम से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे तो फिर हमें आगे चल के पढ़ने के बाद कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। जो उदाहरण नंबर 1 है उसमें क्या है, तो कह रहे हैं ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का सिंपल फॉर्मूला होता है m बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो m बराबर सिग्मा x क्या है? जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, उनका योग। ठीक है, सिग्मा x क्या है? x क्या है? इन आंकड़ों का योग। तो सिग्मा, अगर हम सिग्मा x की वैल्यू पहले निकाल लें, सिग्मा x बराबर हम जोड़ लें 10, 20, 30, 40, 50 और 10, 60, 70, 80, 90 और 50, 140। बताओ, हम इसको अगर 140 कह दें सिग्मा x को, तो क्या कुछ गलत कहा हमने? हम ये कह रहे हैं सिग्मा x, इसके पहले समझा चुके हैं, सिग्मा x क्या होता है? दिए गए आंकड़ों का योग। तो इनको मैंने योग कर दिया, वही हमारा क्या हो गया? सिग्मा x। n बराबर क्या दिया है? आंकड़े गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताइए, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमारा समांतर माध्य क्लियर है। m बराबर सिग्मा x अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है, मान रख दो। सिग्मा x का मान 140 है, n बराबर 70 है, 7 है। तो 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 0 के 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समांतर माध्य कितना निकल के आ गया? 20। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है? अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आप समझ में आ गया होगा कितना सरल है। सिग्मा x और n एक बार क्लियर हो जाए तो समांतर माध्य चुटकियों में निकल आता है। अब हम बात करते हैं जब आंकड़े दिए गए हों, यानी अवर्गीकृत सारणी दी गई हो, फिर आपसे कहा गया हो कि समांतर माध्य निकालिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सीरीज बना के दे दी, क्वेश्चन नहीं लिखा है, उन्होंने लिख दिया निम्नलिखित खंडित माला में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा गया क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनको इतने इतने अंक मिले हैं, उनकी का नाम है, उनका समांतर माध्य बताइए आप। तो बेसिकली ये जो सारणी दी गई है, इसमें है क्या, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। कह रहे हैं कि जो 11 प्राप्तांक, मतलब जो नंबर है 11 नंबर मिले हैं विद्यार्थियों की संख्या वाला कॉलम देखिए, कितने विद्यार्थियों को? 3 विद्यार्थियों को। यानी कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 11 अंक मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ बारंबारता जो होती है उसे F से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता का मतलब, बारंबारता क्या होती है? बारंबारता क्यों लिखा हमने यहाँ पे? बारंबारता का मतलब होता है कि बारंबार, एक वर्ड होता है ना वो बारंबार, बार-बार, मतलब 3 विद्यार्थी हैं जिन्हें बार 11 मिले हैं, मतलब पहले को भी 11, दूसरे को भी 11, तीसरे को भी 11। बताओ, क्लियर है? ऐसे हम कहेंगे जो 7 विद्यार्थी, ऐसे 7 विद्यार्थी जिन्हें 12 अंक मिले हैं, मतलब सातों को लाइन में खड़ा कर दो, सबको क्या दे दो? 12 अंक। फिर 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 8 को मिले हैं 13 अंक, 14 अंक 5 विद्यार्थियों को मिले हैं, 15 अंक 2 विद्यार्थियों को मिले हैं और 16 अंक 4 विद्यार्थियों को मिले हैं।
ये होती है बारंबारता। समझ में आ गया? मतलब 7 विद्यार्थियों ने बार बार कितने मिले हैं? 12 अंक मिले हैं। 8 विद्यार्थियों ने बार बार 13 अंक मिले हैं, तो इसे कहते हैं बारंबारता। मतलब कोई अंक जब उसी बार बार वही अंक मिल रहा हो तो उसे कहते हैं बारंबारता। सिंपल, कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो। इसे हम सिंपल सा अपना एफ से क्लियर कर देते हैं। चलिए अभी मैं संचयी बारंबारता जो सिग्मा एफ एक्स होती है, जिसे हम एफ एक्स कहते हैं या सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमें ये नहीं पता मान लो क्या होता है, हमें तो जो सूत्र पता था हम उस पर हम इसके आधार पर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलो जैसे अगर हम इनका समांतर माध्य निकालें तो हम क्या लिखेंगे? समांतर माध्य बराबर, हमें सूत्र पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। चलिए क्या हमें ये पता है कि कितने विद्यार्थी हैं? बताइए, क्या हमें ये पता है कि कितने विद्यार्थी हैं? बताओ। पर ये प्राप्तांक हैं और ये बारंबारता है या विद्यार्थियों की संख्या है? बताओ, क्या हमें एन की वैल्यू पता है? हाँ पता है। कैसे पता है? ये विद्यार्थियों की संख्या ही तो है। 3 विद्यार्थी, 7 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 7 3 10, 8 18, 5 23, 24, 4 28। बताइए 28 हो रहा है, 29 हो रहा है, 4 2 6, 5 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 3 29, सॉरी 29 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 29 विद्यार्थी। बोलो एन की वैल्यू क्लियर हो गई? एन बराबर 29। अब सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स है जो आंकड़े दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग। अब भैया आंकड़े तो हमें ये दिए गए हैं, क्या ये इनको हम इनका ही योग निकाल दें तो क्या हम सही जा रहे हैं? नहीं, हम सही नहीं जा रहे हैं। अगर हम इनका योग निकाल देंगे तो हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम मात्र 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थियों का योग निकाल रहे हैं। कितने विद्यार्थियों का योग निकाल रहे हैं? 6 विद्यार्थियों का योग। माना कि अगर हम इसको ऐड कर दें, जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थियों का योग के प्राप्तांकों का योग होगा। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी है जिसे 11 मिले हैं, एक को 12, एक को 13, एक को 14, एक को 15, एक को 16। ये प्राप्तांक एक एक विद्यार्थी के हैं। अगर हमने इनको जोड़ दिया तो हमारे पास तो विद्यार्थी 29 हैं और हम योग लिख देंगे 6 का और भाग दे देंगे 29 का, तो जो समांतर माध्य आएगा वो क्या आएगा? बिल्कुल गलत, सही हो ही नहीं सकता। तो फिर सिग्मा एक्स कैसे निकालें? समझो, अब बात आती है संचयी बारंबारता की। जो संचयी बारंबारता होती है जिसे सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, वो इसीलिए होती है कि आपके एक विद्यार्थी को 11 अंक मिले हैं और आपके पास 3 विद्यार्थी हैं, एक को 11 मिले हैं, तो 3 को अगर सेम मिले हैं तो कितने टोटल अंक कितने मिल जाएंगे उसे? 33। कितने मिल जाएंगे? 33। इतनी बात क्लियर है? यहाँ जो संचयी बारंबारता होगी आपकी वो प्राप्तांक कितनी हो जाएगी? 33। मतलब आपके 33 अंक बढ़ चुके हैं। एक को 11, दूसरे को 11, तीसरे को 11, टोटल अंक जो कितने हो गए? 33 हो गए। ठीक, फिर 12 विद्यार्थी हैं, 12 अंक हैं, 7 विद्यार्थी हैं, तो इनको कितने बटे होंगे? 12 सते 84। बोलो क्या इतना क्लियर है? ठीक, 13 अट्ठे 13 पंचे 65, 3 78, 3 91, 13 अट्ठे 104। बोलो 13 अंक मिले हैं 8 विद्यार्थियों को, तो जो अंक बटे हैं वो टोटल अंक कितने बढ़ चुके हैं? 104। 14 अंक मिले हैं 5 विद्यार्थियों को, तो 14 14 14 14 14 5 बार, 14 पंचे 70। बताइए फिर 15 दूनी 30, 16 चौको 64। ये होती है संचयी बारंबारता। बताइए क्या ये इतनी बात क्लियर है? अब हम इनको जोड़ दें तो ये जो जोड़ आएगा वो पूरे 29 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग आएगा। बताइए, तो इसको हम x ना मानकर, क्योंकि यहाँ बारंबारता हो रही है इसलिए सिग्मा एफ एक्स होगा यहाँ पे।
एफ क्या है, बारंबारता है। तो यहाँ क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको हम ऐड करेंगे तो 30, 80, 120, 8 3 11, 11 और 10, 21, 7, 28, 29, 30, 31, 31, 6, 37, 37 मतलब 370 ये हो गया। फिर इधर क्या, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 15, तो मतलब 385 हो गया। बताइए क्या इतना सही है? तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 385। अब देखिए, अब हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ सिग्मा एक्स ना करके सिग्मा क्या करेंगे, एफ एक्स। जब बारंबारता दी हो, जब वर्गीकृत आंकड़े हों, वर्गीकृत आंकड़ों में बारंबारता दी हो, तो उनके पदों का कुल योग सिग्मा एफ एक्स होता है। सिग्मा एक्स नहीं होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है, जिसे संचयी बारंबारता कहते हैं। क्लियर है? तो सूत्र वही है, चीज़ें भी वही हैं, बस यहाँ एक्स यहाँ पे एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो हम मान रखेंगे m बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 385 बटे n क्या है, 29। बोलो इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम m का मान निकालने वाले हैं बहुत तेज़ी से। जब हम इसका भाग देंगे, जब इसका हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.276। बताइए इतना क्लियर है? आप देखें, क्लियर का भाग देके देख लेना। जैसे हम 29 का भाग इसमें करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 13.276। बताइए ये क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है? माध्यिका दी है तो संचयी बारंबारता निकाल ली हमने, सॉरी बारंबारता दी है तो संचयी बारंबारता निकाल ली हमने। और संचयी बारंबारता का जो कुल योग होगा वो 29 विद्यार्थियों को जो अंक मिले हैं उन सबका योग होगा। बताइए इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि आपके समांतर माध्य क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चाहे वो वर्गीकृत आंकड़ा दे, सवाल जो है चाहे वो वर्गीकृत आंकड़े के अंदर दे, चाहे वो अवर्गीकृत आंकड़े के अंदर दे, दोनों तरह के सवाल हम क्लियर कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बताइए अगर वो अवर्गीकृत आंकड़ा देता है तो सिंपल सा होता है, आंकड़ों को जोड़ दो, कितने आंकड़े उसका भाग दे दो, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। और यदि वो वर्गीकृत आंकड़े के अंदर दे देता है तो हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। आप खुद सोचो, ये जो आंकड़े 11 नंबर दिया है उसने, 11 प्राप्तांक हैं, कितने लोगों को प्राप्तांक है यार, 3 लोगों को 11 नंबर दिए हैं, तो जो नंबर बटे होंगे वो 33 बटे होंगे, ना कि 11। समझो बात को। तो ये 33 इसलिए आया, हालांकि है यही चीज़, लेकिन वो क्लियर कर दिया कि 11 11 11। आप चाहो तो इसे ना लिखना हो, आपको अगर ऐसी सारणी बनाना हो तो आप इसकी एक सारणी बना सकते हो। कैसे? 11 11 11 3 बार लिखो, फिर 12 7 बार लिखो, 13 8 बार लिखो, 14 5 बार लिखो, 15 2 बार लिखो, 16 4 बार लिखो। इतना लिखने के बाद तब तुम उन्हें ऐड करोगे तो आंसर आपका वही आएगा, क्या, जो इनका ऐड आया, कितना, 385। बताओ कितना आंसर आया, 385। बोलो बस कुल योग बटे संख्या 29 है, भाग दे देंगे, वही उसका फॉर्मूला है, समांतर माध्य आ जाएगा। बताइए इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो आएगा बहुलक पर या माध्यिका पर आएगा, जरूर देखिए। हम 3 वीडियो बनाएंगे और तीनों वीडियो में तीनों टॉपिक क्लियर करेंगे। समांतर माध्य क्लियर हो चुका है आपका, अब बहुलक और माध्यिका जो रह गया है, तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिए। अगर आप बीटीसी या डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो याद रखना ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो और हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। इसी के साथ हम विदा लेंगे। जय हिंद।